आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 3 जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, मौलिक अधिकार को संरक्षित करता है, जिसको हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो अडॉप्ट किया है। तो विशेष रूप से हमको 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट दिए गए। तो आज की क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और किस आधार पर इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, कौन से रूल रेगुलेशन इस पर एप्लीकेबल होते हैं और समय पर कौन कौन से जजमेंट जो हैं वो इसके संबंध में आए हैं, कौन कौन से न्यायिक निर्णय आए हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, इसका मतलब क्या है कि राज्य जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से जो है वो वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब भारत में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 14 जो है वो केवल इंडियंस के लिए नहीं है, बस आर्टिकल 14 जो है वो फॉरेनर्स के लिए भी है कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से उनको वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर विधि के समक्ष समता का अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक विधि समान प्रकृति की हो। समझिएगा, विधि के समक्ष समता का मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक विधि समान प्रकृति की हो तथा एक ही विधि सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू हो। यहाँ पे समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक विधि को सर्वदेशिक, मतलब एक ही विधि को हर राज्य क्षेत्र में लागू कर दिया जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति की प्रकृति, उसकी योग्यता, परिस्थितियाँ एक सी नहीं होती। इसलिए प्रकृति, योग्यता, परिस्थिति के हिसाब से लॉ जो है वो हमेशा चेंज किया जा सकता है। व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग की आवश्यकताएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अलग अलग एज की जो कैटेगरी के जो लोग होते हैं, अलग अलग जेंडर के लोग होते हैं, उनकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। इसके हिसाब से जो लॉ भी जो होगा वो अलग अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं या जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, चाहे इंडियन हो या फॉरेनर, सभी के ऊपर एक सा लॉ लागू हो। जहाँ पर लगता है कि युक्ति युक्त वर्गीकरण करना है तो वहाँ पर जो है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। अब यहाँ पर रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, युक्ति युक्त वर्गीकरण का मतलब है जैसे जेंडर के बेस पर आप वर्गीकरण कर रहे हो, जेंडर के बेस पर, लिंग के आधार पर का मतलब क्या हुआ कि देखिए, जेंडर के बेस का मतलब ये हो गया कि जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पे राज्य को पावर दिया गया है कि वो बच्चों और स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध बना सकते हैं। तो ये जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों? क्योंकि उनको विशेष प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उनको विशेष संरक्षण की ज़रूरत है, इसलिए उनके लिए जो है वो अलग से लॉज बनाए जा रहे हैं। तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। जैसे एज के बेस पे, आयु के आधार पर, जैसे आयु के आधार पर ऐसे समझ सकते हो आप कि हमारे देश में कानून बना हुआ है कि 18 साल से ऊपर उम्र का व्यक्ति ही क्या करेगा, केवल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। 18 साल से नीचे उम्र का व्यक्ति जो होता है वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं होता या उसका जो माइंड होता है वो इतना बिल्ड नहीं हो पाता कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर पाए या संविदा में अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित कर पाए। इसलिए यहाँ पर एज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि 18 से प्लस व्यक्ति जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, 18 से नीचे वाला नहीं कर सकता। एक कंडीशन होती है भौगोलिक। देखिए क्या होता है कि भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसलिए अलग अलग क्षेत्र के जो लॉज होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। भाई, धरातल में रहने वाले व्यक्ति और पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति के लिए यदि हमको अलग अलग कानून बनाना है तो हम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों का जो भौगोलिक उपदर्शन है या जो उनका जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग है, तो इसलिए उनके ऊपर जो है वो एक समान लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकते। ठीक है, तो युक्तियुक्त वर्गीकरण का मतलब ये है कि यदि स्टेट चाहे तो क्या कर सकता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो है वो 2 कैटेगरी के बीच में कर सकता है। अब आर्टिकल 14 में देखोगे आप 2 शब्द यूज किया गया है, एक है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधि के समान संरक्षण। अब इनका मतलब क्या होता है वो समझिए। विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होता है कि समान लोगों के बीच में समान कानून को लागू करना न्याय का घोतक है। हम समान लोगों के बीच में समान कानून को लागू कर रहे हैं, वो न्याय है। लेकिन समान लोगों के बीच में असमान कानून को लागू करना या असमान लोगों के बीच में समान कानून को लागू करना अन्याय का घोतक है। ठीक है, हम असमान लोगों में समान कानून लागू नहीं कर सकते। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इतना टैक्स देना पड़ेगा। भाई, टैक्स जो होता है वो व्यक्ति की आय के आधार पर निर्धारित होता है।
तो हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते ना कि सभी व्यक्ति जो है वो एक सा टैक्स देंगे, जिसकी जैसी इनकम है उसके हिसाब से वो टैक्स देगा। तो हम समान लोगों के बीच में असमान कानून लागू नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कर सकते कि दो लोग एक सी कैटेगरी में रह रहे हैं, एक सी नौकरी कर रहे हैं, एक से हम ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, दूसरे से कम ले रहे हैं, ये भी आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि समान लोगों के बीच में असमान कानून लागू करना और असमान लोगों के बीच में समान कानून लागू करना जो है वो अन्याय का घोतक है। जन्म और मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति एमपी में रहता है उसको ज़्यादा सुविधा दी जाएगी, या दूसरे स्टेट का व्यक्ति हमारे यहाँ आएगा तो उसको कम सुविधा दी जाएगी। अमीर गरीब सभी एक समान है। जो अपराध अमीर ने किया है या एक धनाढ्य व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसके लिए जो पनिशमेंट है वही एक निर्धन व्यक्ति के लिए भी है। लॉ जो होंगे वो सभी के लिए असमान नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कहा जाता है कि जो विधि के समक्ष समता है ये एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखता है। नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्यों रखता है कि एक तरफ तो हम ये बोल रहे हैं कि लॉ सभी के लिए एक समान है, उसमें किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसके कई एक्सेप्शन सामने आते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो है वो विशेष प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं, ठीक है। या आप इंटरनेशनल लॉ देखेंगे तो उसमें क्या है, इंटरनेशनल लॉ में कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जो स्पेसिफिक हैं, जो आम लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होते। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के जो अपॉइंटमेंट हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं वो एक आम व्यक्ति को जो है वो प्राप्त नहीं है। तो एक तरफ तो हम ये बोलते हैं आर्टिकल 14 में कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, की विधि के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान है, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि उनको स्पेशल प्रिविलेजेस है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, आर्टिकल 361 हो गया, इंटरनेशनल लॉज हो गए। तो वहाँ पर यदि उस चीज़ को आप देखोगे तो क्या एक हाई कोर्ट जज में और एक आम नागरिक में क्या अंतर नहीं है? बहुत अंतर है। उनके लिए अलग लॉ है, हमारे लिए अलग, मतलब उनको जो विशेषाधिकार दिया गया है, स्पेशल प्रिविलेजेस दिया गया है, वो हमें नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, विधि के समक्ष समता जो है वो नेगेटिव है। दूसरा आता है विधि के समान संरक्षण, जिसको हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और इसको कहा जाता है कि एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखता है। इसका तात्पर्य क्या है कि बिना किसी भेदभाव के राज्य क्या करेगा, राज्य सभी को विधि का समान संरक्षण की गारंटी देगा। देखिए, राज्य का जो संरक्षण है सभी व्यक्तियों को एक समान है। जो कोई भी विधि के संरक्षण की मांग करेगा उसे राज्य जो है वो संरक्षण देगा। जो व्यक्ति एक समान परिस्थिति में रहते हैं उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधि का संरक्षण सभी को एक समान है, मतलब जैसे सूरज की रोशनी सभी को एक समान पड़ती है, जैसे बरसात का पानी सभी के ऊपर एक समान पड़ता है। आप कुछ भी रहे आओ, लेकिन आपको क्या मिलेगा, आपको विधि का बरसात का पानी और सूरज की रोशनी एक समान दी जाएगी। तो इसी विधि का संरक्षण जो है वो सभी व्यक्तियों को एक समान है। लेकिन यहाँ पर याद रखने लायक है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए, है ना, लोक कल्याण के लिए यदि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हो, अनरीजनेबल नहीं कर सकते। मतलब आप टाटा और अंबानी के ऊपर एक सा टैक्स लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन आप एक आम नागरिक और एक धनाढ्य व्यक्ति के ऊपर एक सा टैक्स लगाना चाहो तो आप वहाँ पर वैसा नहीं कर सकते। मतलब प्रोटेक्शन सभी को एक समान है। जहाँ पर भी आप भेदभाव करोगे तो वो रीजनेबल होना चाहिए, है ना, आयुक्तियुक्त या मनमाना नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम और पढ़ते हैं, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, जो इंग्लैंड के थे प्रोफेसर डाइसी, उनकी थ्योरी। इसका मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी अवस्था, पद, जो कुछ भी हो, वो देश की सामान्य परिस्थिति के अधीन होगा और साधारण न्यायालय की अधिकारिता के भीतर होगा। चाहे भारत के राष्ट्रपति कोई ऑफेंस करें, चाहे निर्धन से निर्धन कोई व्यक्ति अपराध करे, उनके ऊपर लॉ जो है वो हमेशा एक से एप्लीकेबल होगा और सभी के ऊपर एक सा कानून जो है वो बाध्यकारी समझा जाएगा। अब इसके संबंध में कुछ स्पेसिफिक केस लॉज हैं, उसको समझिए। पहला जजमेंट है आपका चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2014। इस केस में कहा गया था कि आर्टिकल 14 में जो व्यक्ति शब्द का उपयोग किया गया है उसमें विधिक व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन भी शामिल है। कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 14 का जो प्रोविज़न है वो कंपनी, निकाय या संस्था, इनके ऊपर भी जो है वो एप्लीकेबल होता है। उसके बाद EP रोयप्पा बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 का जजमेंट है, जिसमें कहा गया था कि युक्ति युक्त वर्गीकरण कर सकते हैं।
जो क्लासिफिकेशन होगा वो रीजनेबल होना चाहिए, मनमाना क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता। उसके बाद पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार 1952 का जजमेंट है, इसमें जस्टिस पतंजलि शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 जो है ये नागरिक और अनागरिक सभी के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होगा। हरिराम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें कहा गया था कि आर्टिकल 14 जो है वो सकारात्मक क्षमता का सिद्धांत जो है वो हमें देता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979 का जजमेंट है, इसमें कहा गया था कि आर्टिकल 14 जो है वो मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है कि जो कार्य मनमाना है वह निश्चित रूप से समता के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। यह न्याय सूत्र पर जो है वो आधारित है। उसके बाद आर के गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, इस केस में कहा गया था कि अनुच्छेद 14 केवल वर्ग विधान का निषेध करता है किंतु विधान के प्रयोजन के लिए युक्ति युक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है। जहां पे लग रहा है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन की जरूरत है तो वहां पर आप युक्ति युक्त वर्गीकरण कर सकते हो। तो ये था आर्टिकल 14। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। कोई कमी नज़र आती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।